तो आइए दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे और हमारा वीडियो देखने के लिए। आज के वीडियो में हम गार्डियनशिप के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले एक वीडियो में भी बात किया था, तो उस वीडियो के बाद ये उस वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है, ये सेकंड पार्ट है। तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले हमारा प्रीवियस वीडियो जो है उसे ज़रूर एक बार देख लिए। तो आगे हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। गार्डियनशिप अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। अब तक तो हमने गार्डियनशिप जो है वो पेरेंट्स जो रहते हैं, मदर फादर, वो जो अपॉइंट होते हैं उनके तरफ से मिलते हैं। और अब हम देखेंगे गार्डियन जो रहते हैं, जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो कैसे फंक्शन करता है अंडर मुस्लिम लॉ। फैक्टर्स कंसिडर्ड बाय इस्लामिक कोर्ट इन गार्डियनशिप केसेस। तो क्या क्या फैक्टर्स है वो ब्रेक डाउन करेंगे हम। सेक्स एंड रिलीजन ऑफ द माइनर एंड कैरेक्टर। जेंडर। द कोर्ट कंसिडर द माइनर्स जेंडर, एज, appropriate custody arrangement as made as outlined previously, mother or younger children, potential shift to father later। जो जेंडर है इसमें क्या होता है, कंसिडर करता है कि माइनर का जेंडर क्या है। तो यहाँ पे एज का भी अप्रोप्रिएट रहता है कि कौन सा एज अप्रोप्रिएट है जहाँ पे हम कस्टडी जो है बच्चे की मदर से फादर को ट्रांसफ़र कर सके बाद। ये सब हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए रेफरेंस के लिए। रिलीजन। द कोर्ट प्रायोरिटाइज प्लेसिंग माइनर इन एनवायरनमेंट दैट अपहोल्ड्स देयर रिलीजियस अपब्रिंगिंग। जो कोर्ट है वो प्रायोरिटाइज करता है कि जो माइनर है उस एनवायरनमेंट में रहे, उस माहौल में रहे जहाँ पे उसकी रिलीजियस अपब्रिंगिंग अच्छी है। कैरेक्टर। द कोर्ट असेस द मोरल कैरेक्टर ऑफ बोथ पोटेंशियल गार्डियन टू एंश्योर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड। अब जो कोर्ट है वो इंश्योर करता है कि मोरल कैरेक्टर जो है दोनों पोटेंशियल गार्डियन का, मदर का और फादर का, तो वो पॉजिटिव होना, कितना पॉजिटिव है बच्चों पे, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं वो लोग अपने बच्चों पे। तो वो भी कोर्ट डिसाइड करती है, यानी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फिर इसके बाद आता है कैपेसिटी ऑफ प्रपोज्ड गार्डियन। अब जो प्रपोज्ड गार्डियन है उसकी कितनी कैपेसिटी है कि बच्चे के कस्टडी को संभाल सके। The court evaluates the proposed guardian ability to provide minors physical, emotional, and educational needs. This includes financial stability, living environment, and overall capacity to nurture the child. अब ये कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी कैपेसिटी होती है प्रपोज्ड गार्डियन की कि वो बच्चे की फिज़िकल, इमोशनल और एजुकेशनल नीड को फुलफ़िल कर सके, उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सके, एक रहने जैसा माहौल एनवायरनमेंट दे सके, और ओवरऑल जो कैपेसिटी रहती है बच्चे को नरिश करने की, पालने पोसने की, तो वो कैसे फुलफ़िल करता है। फिर किड रिटेन नियर टू किन। इसका मतलब क्या है कि दूर के रिश्तेदार रहते हैं ना, उन्हें भी गार्डियनशिप मिलती है। इस्लामिक लॉ एम्फसाइज किनशिप टाइज, ब्लड रिलेशन। द कोड प्रायोरिटाइज प्लेसिंग द माइनर विद द गार्डियन फ्रॉम देयर क्लोज फैमिली whenever possible. This strengthen the family bond and provide a familiar environment. अब जो इस्लामिक लॉ है वो कंसिडर करते हैं कि बच्चा जो है फैमिली ब्लड रिलेटिव के पास ही रहे, तो कोर्ट भी वही प्रायोरिटाइज करती है कि बच्चे को, माइनर को, उस गार्डियन के पास सौंपे जहाँ उसका क्लोज फैमिली रिलेशन हो, जितना पास का रिलेशन हो उनके पास। इससे क्या होता है, फैमिली बॉन्ड भी मजबूत होती है और बच्चे को फैमिलियर एनवायरनमेंट मिलने की वजह से उसे अधूरापन नहीं लगता अपने माँ बाप से। फिर आता है उसके नियरेस्ट किन टू माइनर। कोर्ट कंसिडर करते हैं किनशिप उन रिलेशन को माइनर के और पोटेंशियल गार्डियन के जो क्लोजली रिलेटिव हो, और स्ट्रांगली क्लेम टू गार्डियनशिप अनलेस अदर फैक्टर कम्स इनटू प्ले। वो तब तक ही उन लोग का चांसेस रहता है जब तक वो इनकम्पिटेंट नहीं साबित हो या इमोरल कंडक्ट ना करते हो, तो उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर ये इसके उल्टे होते हैं या इनकम्पिटेंट होते हैं या तो इमोरल कंडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे उन्हें नहीं मिलती गार्डियनशिप। इफ माइनर ओल्ड देन हिज परफॉर्मेंसेस। अब इसका मतलब क्या है, सिचुएशन वेयर माइनर इज ओल्डर
एंड कैन एक्सप्रेस हिज प्रेफरेंस। अब माइनर अगर थोड़ा सा समझदार हो, तो यहाँ पे माइनर अगर ज़रा सा भी समझदार हो तो उसकी इच्छाओं को भी पूरी की जाती है कोर्ट द्वारा। तो कोर्ट क्या कंसिडर करता है यहाँ पे, जो माइनर है भले ही उसका एज लिमिट के अंदर ही है माइनर बच्चा, लेकिन वो मैच्योर इनफ है कि उसे समझता है कि किसके साथ उसे किसे गार्डियन चूज़ करना है उसे। तो यहाँ पे कोर्ट उसके भी डिसीजन को कंसिडर करेगी, क्योंकि वो एडल्टहुड के तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे उस बच्चे की इच्छाओं को कोर्ट सराहना करेगी, उसे मान्यता देगी और उसके हिसाब से होगा। तो यहाँ तक तो हमने देखा था गार्डियन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। अब पावर क्या है इन गार्डियंस की जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड होते हैं अंडर मुस्लिम लॉ। इन मुस्लिम लॉ द गवर्नमेंट अपॉइंटेड गार्डियन प्ले अ स्पेसिफिक रोल इन मेंटेनिंग या मैनेजिंग माइनर परमिशन रिक्वायर्ड ऑफ अ कोर्ट। A government appointed guardian have same automatic power as natural guardian or dative guardian। तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड गार्डियन जो रहता है उसके पास ऑटोमेटिक पावर नहीं रहता जैसे नेचुरल गार्डियन या डेटिव गार्डियन के पास होता है। नेचुरल गार्डियन मतलब पता होता है और डेटिव गार्डियन मतलब अपॉइंटेड बाय इस्लामिक जज। इसके बारे में भी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है, तो वो वीडियो ज़रूर रेफर करूँगा। They require prior permission from a court before taking any significant actions regarding minor property. This ensures oversight and protect the minor's interest। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी रिलेटेड है चीज़ें वही चल रही है प्रॉपर्टी के रिलेटेड। तो यहाँ पे जो बच्चे का प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करने के लिए इस गार्डियन को जो अपॉइंट होता है गवर्नमेंट से, इसे कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि इसके पास ऑटोमेटिक पावर नहीं रहता कि वो कोई भी डिसीजन ले सके बच्चे माइनर के प्रॉपर्टी के रिलेटेड। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट एक्शन लेने से पहले उसे कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट जो रहता है, कोर्ट जो रहता है, उसे भी नज़र रहती है और उसे भी पता चलता है कि बच्चे का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं। रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल, मॉर्गेज और एक्सचेंज। Unlike natural guardian, a government-appointed guardian generally cannot sell the minor's property, mortgage the minor property, use it as a collateral for loan, or exchange the property for another asset। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो बच्चे के प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, माइनर के प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, ना उसे मॉर्गेज करके उसके बदले कोलैटरल में लोन ले सके, ना कोई एक्सचेंज कर सकता है प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी के बदले। तो यहाँ पे उसे रिस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट अपॉइंटेड गार्डियन के लिए। और क्या क्या पावर है देखते हैं। पावर टू सीज प्रॉपर्टी, लीज प्रॉपर्टी विथ लिमिटेशंस। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड इनके पास सेल करने, मॉर्गेज करने या एक्सचेंज करने की पावर नहीं है, मगर ये प्रॉपर्टी को लीज पर दे सकते हैं, यानी भाड़े पे दे सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, और इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं ताकि बच्चे की परवरिश के लिए मेंटेनेंस हो सके। ये पावर भी लिमिटेशन के साथ आती है। पहला तो लीज टर्म टिपिकली कैनॉट एक्सिस्ट टू 5 years। जो भाड़े की जगह दे रहे हैं वो 5 साल से ज़्यादा नहीं दे सकते। इन सम इंटरप्रिटेशन, इफ माइनर रिचेस अडल्टहुड बिफोर द लीज एंड, द लीज कैन ओनली एक्सटेंड टू द मैक्सिमम 1 year बियॉन्ड दैट। अगर बच्चा अडल्टहुड में एंटर कर जाता है और उसके पहले लीज जो है 5 year का वो ख़त्म नहीं होता है, मतलब भाड़े पे दिया है, समझ लो बच्चा 14 साल का था जब प्रॉपर्टी भाड़े पे दी थी, तो प्रॉपर्टी तभी उसका जब 18 साल हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, तो वहाँ पर वो प्रॉपर्टी मैक्स टू मैक्स 1 साल तक ही लीज पे रख सकते हैं, मतलब उसके 19 के होने तक ही। तो वहाँ तक ही वो प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर सकते हैं, उस लीज पे रख सकते हैं, क्योंकि वो अडल्ट हो चुका है बच्चा, तो बच्चे के पास राइट्स है उस प्रॉपर्टी को हैंडल करने के लिए। तो 1 साल मैक्सिमम टाइम रहता है, उसके बाद ज़्यादा आप लीज प्रॉपर्टी को लीज नहीं कर सकते। विच पीरियड इज़ शॉर्टर इट इज़ प्रेसिडेंट। जो भी पीरियड इन दोनों में से छोटा रहेगा उसे प्रीफर किया जाता है। फिर रैशनल फॉर रेस्ट्रिक्शन,
These restrictions aims to prevent government appointed guardian from permanently annihilating minors' assets. Leasing allow for तो रेशनल रिस्ट्रिक्शन क्या होता है इसमें? जो रिस्ट्रिक्शन है, ये सारे रिस्ट्रिक्शन क्या काम आते हैं? ये रिस्ट्रिक्शन जो है गवर्नमेंट अपॉइंटेड गार्डियन के ऊपर उसे उसके पावर को लिमिट करते हैं ताकि वो माइनर की असेट है उसको परमानेंटली अपने कब्जे में ना ले। ये लीजिंग जो भाड़े पे देते हैं वो इसलिए अलाउ किया जाता है प्रॉपर्टी को भाड़े पे देने के लिए ताकि वो उससे जो जनरेट होती है इनकम वो माइनर के वेलबींग के लिए इस्तेमाल हो, ना कि इस गार्डियन के जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, और प्रॉपर्टी को वो खुद के लिए यूज़ ना कर सके। तो अब इसमें एक और एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है डिफेक्ट गार्डियन। अब ये कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे। इस्लामिक लॉ है वो कैटेगराइज करता है डिफेक्ट गार्डियन को, जहाँ पे वो इरेगुलर हो या डिफेक्टो गार्डियन हो। ये गार्डियन के पास ट्रेडिशनल लीगल राइट अथॉरिटी नहीं होती है माइनर की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, लेकिन उनके एक्शन को सराहना किया जाता है इस्लामिक कोर्ट के द्वारा अंडर सर्कमस्टेंसेस जो स्पेसिफिक। अब ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है इनके? कोई भी अज्यूम कर सकता है ये रोल, वॉलंटरी एक्शन है, खुद से ले सकता है ये रोल, और कोर्ट भी इसे रिकॉग्नाइज करती है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान से देखें। एनीबडी कैन अज्यूम द रोल। अनलाइक लीगल गार्डियन, यूजुअली फादर, एनीवन कैन बिकम डिफेक्ट गार्डियन। दिस कुड बी डिस्टेंट रिलेटिव, अ फ्रेंड और इवन अ स्ट्रेंजर। कोई भी ये गार्डियन बन सकता है जो फादर के रिलेटिव हो, दूर का रिलेटिव हो, या फ्रेंड हो, या कोई स्ट्रेंजर भी हो, वो ये गार्डियनशिप ले सकता है। वॉलंटरी एक्शन, लेकिन की एक्सपेक्ट क्या है कि डिफेक्ट गार्डियन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने मर्जी से ले और कोई फॉर्मल अपॉइंटमेंट ना हुआ हो उसका। कोर्ट क्या रिकॉग्नाइज करते हैं यहाँ पे कि उसका कोई लीगल अथॉरिटी, उसका कोई इंटेंट नहीं है, बल्कि वो रिकॉग्नाइज इसलिए करती है क्योंकि कोई कंडीशन मीट करती है। और वो कंडीशन क्या है? पहले तो माइनर का बेनिफिट। जो डिफेक्ट गार्डियन है उसका एक्शन डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए कि वो माइनर का बेनिफिट चाहता है। ये इन्वॉल्व होता है केयर फॉर माइनर्स प्रॉपर्टी, कलेक्टिंग इनकम रिस्पॉन्सिबली एंड मेकिंग नेसेसरी रिपेयर्स टू मेंटेन द एसेट। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? माइनर का बेनिफिट को कैसे लोग डिटरमाइन करेगी कोर्ट? तो यहाँ पे जो गार्डियन, डिफेक्ट गार्डियन है, वो माइनर की प्रॉपर्टी की देखभाल करे, उसका अगर कोई रेवेन्यू आता है तो वो इनकम को रिस्पॉन्सिबली कलेक्ट करे, और कोई भी रिपेयर आते हैं उसे रिपेयर करने, मेंटेन करने के लिए एसेट को वहाँ वो खर्च करे। नो लीगल गार्डियन, अगर कोई लीगल गार्डियन अवेलेबल नहीं है और मैनेज भी नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर फादर की एब्सेंस हो गई या ऐसा सिचुएशन हो गया जहाँ पे लीगल गार्डियन अपॉइंट ही नहीं हो सकता, वहाँ पर अगर कोई आके खड़ा होता है कि मैं इसका गार्डियन बनूंगा, तो उसे कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है एज अ गार्डियन, लीगल गार्डियन। लिमिटेशन क्या है इनके? रिस्ट्रिक्टेड पावर रहता है, जैसे कि वो बेच नहीं सकते एसेट को, मॉर्गेज नहीं कर सकते। और मूवेबल प्रॉपर्टी, इस्लामिक कोर्ट माइट अलाउ डिफेक्ट टू सेल मूवेबल प्रॉपर्टी इफ डीम्ड नेसेसरी फॉर माइनर्स वेलफेयर। लेकिन यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी बेच सकता है यहाँ पे डिफेक्ट गार्डियन, और वो भी इसलिए अगर ज़रूरत पड़े तो। और वो ज़रूरत क्या है? माइनर के देखभाल के लिए, अगर जैसे कार हो गया, फर्नीचर हो गया, अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, अगर वो बेचना पड़ा तो यहाँ पे उसे अलाउड है। इस्लामिक कोड यहाँ पे उसे अलाउ करती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे घर हो गया, लैंड हो गया, तो ये जनरली प्रोहिबिटेड है डिफेक्ट गार्डियन के लिए भी, क्योंकि ये सब बेचने से मेजर ट्रांजैक्शन होता है और यहाँ पे बहुत लंबा कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। कोर्ट की भी इस पर नज़र रहती है, जो इसके एक्शंस रहते हैं डिफेक्ट गार्डियन के,
वो स्क्रूटनाइज करने के लिए इस्लामिक कोर्ट की नज़र रहती है उन पे। तो कोर्ट जो है वो इंटरवीन कर सकता है अगर कोई एविडेंस मिला उसके कोर्ट को कि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो रहा है या एक्शन बरोबर नहीं लिया जा रहा है माइनर के बेस्ट इंटरेस्ट में। टेस्टिमोनियल गार्डियनशिप। अभी टेस्टिमोनियल गार्डियनशिप क्या होती है वो देखते हैं। ये भी एक टाइप की गार्डियनशिप है। यहाँ पे टेस्टिमोनियल गार्डियन इज अ पर्सन डेजिग्नेटेड इन अ विल known as wasiyat by father or someone in Islamic school of law of thought, parental grandfather to take care of their minor child after their death। तो यहाँ पर टेस्टिमोनियल गार्डियन में क्या होता है, एक पर्सन को डेजिग्नेट दिया जाता है कि वो गार्डियन है अकॉर्डिंग टू द विल, और ये विल पोटेंशियली फादर का होता है या ग्रैंडफादर का होता है। तो उससे माइनर बच्चा है उसके देखभाल करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। डेजिग्नेशन सर्व्स एज अ क्रूशियल रोल इन एंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ ऑर्फन्ड चाइल्ड। द टेस्टिमोनियल गार्डियन एज्यूम्स अ पेरेंटल रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चाइल्ड्स फिजिकल, इमोशनल एंड एजुकेशनल नीड। तो यहाँ पे जो टेस्टिमोनियल गार्डियन है वो गार्डियन को ये डेजिग्नेशन मिलता है, वो रोल को निभाना उसका ज़रूरी होता है ताकि ये जो अनाथ बच्चा रहता है उसको लिए कोई पेरेंटल रोल अदा करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, जैसे फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एजुकेशनल नीड्स को भी फुलफिल करे। आइडियली जो ये गार्डियन होते हैं दे शुड बी समवन हु न्यू द फादर एज वेल एंड अंडरस्टूड हिज वैल्यू एंड विशेस फॉर हिज चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग। तो ये गार्डियन जो होता है, जो अपॉइंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द विल, इसे पता होना चाहिए कि फादर कौन है, फादर को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि जिसे गार्डियन बना रहे वो कौन है, और फादर की क्या इच्छा है, क्या वैल्यू है जो उसे बच्चों की अपब्रिंगिंग में डालना है, तो वो गार्डियन को पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक की पॉइंट है, फॉलोइंग आर द ब्रेकडाउन और अ की पॉइंट ऑफ टेस्टिमोनियल गार्डियन अंडर द मुस्लिम लॉ। तो उसे देखेंगे। अपॉइंटेड थ्रू अ विल, एज नेम सजेस्ट टेस्टिमोनियल गार्डियन इज डेजिग्नेटेड थ्रू अ वैलिड विल। तो ये अपॉइंट होते हैं विल के ज़रिए और ये चूजन होते हैं, ठीक है। ओनली फादर हैज़ अ प्राइमरी राइट टू अपॉइंट द टेस्टिमोनियल गार्डियन। जो पिता होता है बच्चे का, उसके पास ही ये हक होता है कि वो गार्डियन को अपॉइंट करे। ये एक लिमिटेशन के पॉइंट्स है। इन हिज एब्सेंट एंड डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ, द पेरेंटल ग्रैंडफादर माइट ऑल्सो हैव हिज अथॉरिटी। अगर फादर नहीं है, मर गए हैं, तो ये अथॉरिटी जो रहती है बच्चे के गार्डियनशिप प्रोवाइड करने की थ्रू विल, ये ग्रैंड फादर के पास जाती है, मतलब दादाजी के पास जाती है। मदर जो रहती है यहाँ पे एक्सक्लूड की जाती है, क्योंकि ट्रेडिशन के हिसाब से जो मदर है वो अपॉइंट नहीं कर सकती टेस्टिमोनियल गार्डियन विल के थ्रू, इवन दो बच्चा उसका है। अब ये एग्जीक्यूटर वर्सेस गार्डियन, ये भी एक सिचुएशन आती है। इसमें डिफरेंसेस क्या है? द विल कैन ऑल्सो नेम एज एग्जीक्यूटर टू मैनेज फादर्स एस्टेट। इन सम सिचुएशन एग्जीक्यूटर कैन ऑल्सो अपॉइंटेड एज अ गार्डियन फॉर चाइल्ड। तो एग्जीक्यूटर को वसीयत में फादर जो रहता है, मर जाता है टेस्टेटर, उसके प्रॉपर्टी को मैनेज करने का राइट रहता है। लेकिन सिचुएशन ऐसी भी आती है जहाँ पे एग्जीक्यूटर को अपॉइंट किया जाता है एज अ गार्डियन फॉर देयर चिल्ड्रन। हाउएवर द रोल कैन बी सेपरेट इंडिविजुअल, द विल शुड क्लियरली आउटलाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इच। तो ये दोनों रोल जो है गार्डियन की और एग्जीक्यूटर की, ये दोनों बहुत अलग है। एग्जीक्यूटर है वो प्रॉपर्टीज जो है, एस्टेट जो है, उसे बांटने का काम करता है बेनिफिशियरीज को। वहीं गार्डियन जो है इन प्रॉपर्टी को हैंडल करते हैं एक्चुअली। तो चूजन गार्डियन जो रहता है वो होना चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो, केपेबल हो और अच्छे नीयत का हो। उनका अपॉइंटमेंट जो है वो परवरिश के लिए होती है माइनर बच्चे, और जो वैलिड टेस्टिमोनियल गार्डियन है उसे तभी अपॉइंट किया जाता है जब लीगल स्कूल ऑफ थॉट को या रिलीजियल इंटरप्रिटेशन को मैच करे। अभी कोई केस होते हैं जहाँ पे कोर्ट भी डिसाइड करती है
कि अथॉरिटी जो है उसे रिव्यू किया जाए अपॉइंटमेंट के थ्रू, ताकि बच्चे का जो बेस्ट इंटरेस्ट है उससे अलाइन हो ये मैटर। अब एलियनेशन बाय लीगल गार्डियन, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे भी हम देखेंगे। कंडीशन फॉर लीगल गार्डियन टू सेल ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी, तो माइनर की प्रॉपर्टी बेचने का। तो हम यहाँ पे जो इस्लामिक लॉ में क्या क्या कंडीशंस है जहाँ पे लीगल गार्डियन को हक मिलता है माइनर की प्रॉपर्टी को बेचने का, तो उस पॉइंट्स को हम देखेंगे। तो पहला क्या आता है, अर्जेंट नेसेसिटी। द सेल मस्ट एड्रेस प्रेसिंग नीड फॉर माइनर्स बेनिफिट। दिस could include essential expenses. Funds are urgently required for minors' basic need like food, clothing और shelter। मतलब यहाँ बेचने की नौबत तब आती है जहाँ पे अर्जेंट नीड होगी। तो पहला तो कोई एक्सपेंस रहेगा, जैसे खाने के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए। कोई और ऑप्शन नहीं अवेलेबल हो रेडीली जहाँ अर्जेंट नीड ना हो उस चीज़ की बेचने की, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ही वाइबल अगर ऑप्शन है तो इसे बेच सकते हैं। डेप्थ ऑफ डिसेंट पेरेंट, अब जो पेरेंट मर चुके हैं बच्चे के, उनका अगर कोई डेप्थ है, मतलब उनका कोई कर्ज है, उस कर्ज को चुकाने के लिए प्रॉपर्टी को भी बेच सकते हैं। अगर माइनर बच्चे के पेरेंट्स अनपेड डेप्थ रखे तो गार्डियन को ये प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी उन डेप्थ को सेटल करने को। ये अपहोल्ड करते हैं इस्लामिक प्रिंसिपल को फॉर फुलफिलिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। फिर फुलफिलिंग बिक्वेस्ट्स, अगर डिसीज पेरेंट मतलब मरे हुए पेरेंट अगर कोई गिफ्ट दे के गए और वो गार्डियन को उसको सेल करना पड़ेगा, किसके अनुसार, मरे हुए व्यक्ति के इच्छा अनुसार। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, in situation where cost of maintaining the property is exclusively high compared to its value, selling it must be justified. This avoid financial burden on minor। अब ऐसा कोई प्रॉपर्टी है जो मेंटेन करना बहुत हाई रिस्क है, मतलब उसे संभाल के रखना बहुत हाई कॉस्ट लग रहा है उधर, तो उस चीज़ को बेचना वाजिब होता है, जस्टिफाइड होता है। इससे फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता माइनर बच्चे पे जब वो अडल्टहुड में एंटर करता है। प्रॉपर्टी इन डेंजर, अगर कोई प्रॉपर्टी डेंजर में है, जैसे डैमेज हो सकता है, रिस्क हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या नेग्लिजेंस की वजह से, तो ऐसी प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द बेच देना चाहिए ताकि माइनर का जो राइट है, इंटरेस्ट है, वो बचा रहे। फियर ऑफ लॉस, देयर इज़ अ जेन्युइन कंसर्न दैट द प्रॉपर्टी माइट लॉस थ्रू थेफ्ट, मिसमैनेजमेंट, अनफोर्सेन circumstances. Selling it might be a way of safeguarding minors security, financial security। अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टी है जो चोरी हो सकता है, मिसमैनेज हो सकता है, या अगर अनदेखी सर्कमस्टेंसेस हो सकती है जहाँ पे उस प्रॉपर्टी का से नुकसान हो, तो ऐसे प्रॉपर्टी को बेचना ही ज़रूरी है ताकि माइनर का जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे, सेफगार्ड रहे। तो आज का वीडियो बस इतना ही था, अगले वीडियो में मिलते हैं। इससे भी पहला जो वीडियो था उसे ज़रूर देखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे अच्छे अच्छे लॉ के रिलेटेड वीडियोस आप देखते रहिए, लर्न करिए। चलिए, थैंक यू।